जी अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे पता चल ही चुका होगा कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो है वो जंग छिड़ चुकी हुई है। बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इमरान खान के दरमियान जो डील थी उसका ब्रेक कब, क्यों और कैसे हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर लोकल पॉलिटिक्स के उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जी शेख साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। तो आप अपने सवालों की पोट्री ज़रा खोल लें। वालेकुम सलाम, थैंक यू। पहला सवाल है, मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा अंदर से ही पहुंचा है। जॉर्डन ईरान ने जब इसराइल के ऊपर हमला किया तो जॉर्डन ने रास्ते में ही मिसाइलों को रोक लिया, और ये सब कुछ जानते हुए भी एक बात का बतंगड़ बना हुआ है। अगर मिसाइल उनको पता था रुक सकते हैं तो फिर मारने का मकसद क्या था? जी थैंक यू शेख साहब, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुसलमान में बड़ी आहो बिकार है वो मची हुई है। और कहा जा रहा है कि जनाब ईरान ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। उसने दुनिया के ताकतवर तरीन जो इसराइल के साथ पीछे पुश्त पनाही पे तो अमेरिका ही है डेफिनेटली, तो उसको चैलेंज कर दिया है। तो आप ये ना देखें कि उसने मिसाइल मारे थे तो वो पहुँच पाते हैं या नहीं अमेरिका तक, लेकिन ये देखें कि उसकी जुर्रत को सलाम है। अब दूसरी तरफ आपने ही बता दिया कि वो जो जहाज़ उनके मिसाइल मारे गए हैं, जो ड्रोन उनके गिराए गए हैं, वो जॉर्डन में एक्सप्लेन कर दूं हमारी उर्दू लैंग्वेज में, उर्दन जिसको बोलते हैं, जो मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, उसने वो गिराए हैं ईरान के जो ड्रोन है। तो अमेरिका ने नहीं गिराए हैं, जॉर्डन यानी कि उर्दन ने गिराए हैं। तो अब आप देखें हम मुसलमान ही कैसे बिखरे हुए हैं, हम मुसलमान ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान ये जो झड़प हो रही है उसको अमेरिका हेड ऑन लेगा? बरतानिया की जो फोर्सेस हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो पूरी इंटरनेशनल दुनिया जो है वो एक तरफ टिल्ट कर जाएगी। कोई भी काम बिना सोचे करना, कहते हैं ना, उंगली करना हमने कर दी और फिर हम देख लेंगे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ईरान और इसराइल की जंग होती है तो इसमें इसराइल नहीं होगा, इसमें अमेरिका होगा, इसमें पूरी वेस्ट दुनिया शामिल हो जाएगी। और अगर हम पाकिस्तानी बड़े वनरेबल हो गए हैं। अब आप ये बताएं कि हम वनरेबल इसलिए हो गए हैं कि पाकिस्तान के अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले ही एक भावल नगर वाले वाक़े से दुबके बैठे हुए थे, तो अब वो ईरान और इसराइल की जंग में तो वो बिल्कुल ही लगता है मुझे गायब हो गए हैं मियाँ साहब। वो अब बोलेंगे ही नहीं, ये कुसकेंगे भी ही एक नहीं। सवाल है आपसे कि उसमें तो चलो वो नहीं बोले, वो तो इंटरनल मसला था, भाई भाई से लड़ पड़ा और ये सब कुछ जो हुआ। लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान उम्मा को ख़तरा है, वो तो बड़े भाई मुस्लिम मुल्क हैं, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो क्यों नहीं कुछ बोले? वो उनको क्या सप सौं गया किया उन्होंने? मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर आज़म जो है ना वो अरबी में बोलते हुए, जो भी लैंग्वेज होगी ईरान की, उसमें वो बोलते हुए वो पर्शियन, या पर्शियन, पर्शियन में बोल, क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म बड़े फारसी। एक्सपर्ट हैं। कल भी उन्होंने कहीं एक बातचीत की तो उसमें अरबी में बोल के बड़ा इम्प्रेस किया हमारे अरबियों को। तो अब ईरान को पर्शियन में कुछ बोल के भी कह देंगे वो फारसी सीख रहे हैं फिर वो। फ़ारसी सीख ली भी होगी उन्होंने, दो चार लाइनें रट्टा मार लिया होगा, तो वो फ़ारसी में एक लाइन जो बोलेंगे और वो कहेंगे कि प्लीज़ जो है वो हम ईरान और इसराइल को कहते हैं वो सब्र तहम्मुल से जो है दोनों ब्रादर्स जो है वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। तो आप यही सोचिएगा कि हमारे वज़ीर आज़म पर्शियन में एक स्टेटमेंट जारी करेंगे जिसमें वो कह रहे होंगे कि मैं अपने ब्रादर ममालिक इसराइल एंड ईरान से ये कहता हूँ कि आप सब्र तहम्मुल से जो है वो ये मामले को निपटाएं, और अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को, छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर कुछ कर भी दिया है तो आप लोग मिलजुल के ये मामला हल कर लें। तो इतना ख़ास को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अली अमीन गंडापुर को जो बुला के उनसे बातचीत गई है कि अच्छा, वो जो आप उसकी बात पूछ रहे जो हैं, डील हुई जो है। को कमांडर हाउस में गए थे, हाँ। और उसके बाद में हमारे बड़े सहाफ़ियों ने भी इसके ऊपर लिखा है कि वहाँ पर कुछ बातें जो है अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी रखी गई और दूसरी तरफ से भी बातें कुछ रखी गई थी, तो वो उन्होंने शायद उसके ऊपर अमल नहीं, रिफ्यूज़ कर दिया गया है अली अमीन गंडापुर को भी, और इमरान खान की भी जो भी बातें थी वो रिफ्यूज़ हो गई थी। उसके बाद ही इमरान खान साहब ने इसके ऊपर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अंदर की कहानियां जो है वो अब निकल रही हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इमरान खान साहब ने वो स्टेटमेंट दे के अपने ऊपर बहुत बड़ा जो है वो कदगन लगवा दी है, क्योंकि इमरान खान तक ये खबरें पहुंच चुकी हुई थी कि वो अब किसी भी किस्म की डील करने में एग्री नहीं है और वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद ही इमरान खान ने बहुत बड़ी और मेरे ख्याल से वो गलत स्टेटमेंट थी जो इमरान खान साहब ने दी थी, और वो उसको उनको डैमेज होगा। और दूसरी, आपने अभी हम जो पहले जिक्र कर रहे थे ना ईरान और इसराइल के ऊपर, जो है आप सोशल मीडिया देखें उसके पर आधी से ज़्यादा खबरें जो है ना वो फेक है, प्रोपेगेंडा करके फैलाई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो पुरानी फुटेज उठा रहा है और सिर्फ ईरान को ग्लोरीफाई करने के लिए वो बता रहे हैं कि ये हमले हो गए, ये ड्रोन कर दिया, ये वहाँ पहुँच गए। हालांकि आपको पता है कि जो ड्रोन की जो फुटेज, जो आपने मेरे से पहले भी सवाल किया, जो ईरान ने वो फुटेज अभी चलाए ही हैं अपने ड्रोन, तो उसी वक्त वो इमीडिएटली उन्होंने वो इशू कर दी उसकी फुटेज भी।
वो फ्रिज करने का क्या मकसद था? उनको पता था कि इन्होंने गिरा देने हैं हमारे मिसाइल, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। और पहली बात कि ईरान के इतने वो चारों तरफ से उन्होंने हमला किया है, वो वन साइड सिर्फ ईरान से मिसाइल ही नहीं गए हैं, इसराइल के सराउंडिंग से भी जो है वो दागे गए हैं, तो जो कुछ चीज़ों ने हिट भी किया है। ये कह देना कि सिर्फ सारे के सारे मिसाइल गिरा दिए गए हैं, वो भी फैक्ट नहीं है, हिट भी किए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ एरिया से रॉयल एयरफोर्स गई थी और उन्होंने सारे मिसाइल जो हैं जितने भी थे, डजन्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन, नहीं, सारे तो नहीं गिराए जा सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ह्यूमनली नॉट और पॉसिबल। इसमें एक और है कि अमेरिका ने भी उसके ऊपर वजाहत दे दी है, उनसे पूछा है कि इजराइल के ऊपर कैसे हमला किया, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर जब हमला हुआ था तब तो नहीं उन्होंने पूछा। वो क्यों पूछेंगे? आपको पता है ना, हाथी की मर्जी बच्चा दे अंडा दे। अब अमेरिका से कौन पूछ सकता है? आप ये तो बल्कि ट्रंप का स्टेटमेंट एक बड़ा आया हुआ है, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि जब हमने ईरान पे हमला किया तो ईरान अगर चाहता तो 15 से 58 लोग थे, उसमें इंजीनियर्स थे सारे, वो उनको भी टारगेट कर सकता था, लेकिन उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया। उनका मकसद, कहते हैं कि जब मैंने, ट्रंप कहता है कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने जब देखा कि उन्होंने ऐसे नहीं किया तो मैंने कहा ओके, कहते हैं मैंने टेक अ डीप ब्रेथ, तो मैंने कहा कि अगर ये चाहते तो ये इस प्लेन को अटैक कर सकते थे जिसमें इतने बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया। तो उनका मकसद था सिर्फ मैसेज देना, तो मतलब टारगेट करना नहीं था। तो आपका कहने का मतलब है कि पैगाम पहुंचाया गया है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। यस, ये देखिए, कोई भी मुल्क हो उसका राइट है अपने आप को डिफेंड करना, राइट और रॉन्ग हम उसमें नहीं जाते, लेकिन अगर आप किसी की अम्बेसी को अटैक करेंगे तो चाहे वो मुल्क कमज़ोर ही हो, वो अपना डिफेंड करने का राइट तो है उसके पास। अब ईरान ने भी ये मैसेज दिया है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम वीक हैं, आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो हम आपको आपके किसी भी एक्शन का रिएक्शन देंगे। पाकिस्तान थोड़े ना है कि जो कोई मारेगा आपको हम मार बर्दाश्त करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये एक मौलाना साहब हैं, वो बता रहे हैं अगर शौहर का ताल्लुक अगर दूसरी औरतों के साथ हो तो बीवी क्या करे, और वो उन्होंने इसका हल भी बताया है कि वो काफ़ी किस्से कहानियाँ बताने के बाद, व्यूज़ और लाइक्स इकट्ठे करने के बाद उन्होंने ये बताया है कि वो खुद ही बूढ़ा हो जाएगा। और ये मिर्ज़ा साहब हैं शायद, मिर्ज़ा जिनके साहब, हाँ, मिर्ज़ा साहब, जी हाँ, जी हाँ, गालिबन। हाँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से बाद वो फिर बूढ़ा हो जाएगा तो फिर खुद ही हट जाएगा, खुद ही छोड़ देगा, तो तब तक उसको करने दें जो करना चाहता है वो। अच्छा, ये वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन अच्छा चले मैं आपसे पूछती हूँ। बीइंग अ वुमेन तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि अगर जो मेरा पार्टनर है वो औरतों में इंटरेस्टेड हो, इधर जाओ उधर जाओ, मैं उसके बुढ़ापे तक का इंतज़ार करूँ कि चलो जब बूढ़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद ही वापस आ जाएगा, तो चलो तब तक मैं बर्दाश्त करूँ। उस ड्यूरिंग दैट टाइम मैं वो जो सफ़र करूँगी, जो मैं एनजाइटी, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, मेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसका इन मौलवी साहब ने नहीं बताया। मतलब मौलवी साहब चाहते हैं कि मर्द जो मर्जी रंगरलियाँ करते रहे, मुंह मारते रहे जहाँ तहाँ, बस औरत जो है वो बैठ के बस तमीज़ से बर्दाश्त करती रहे कि जब वो बुढ़ा होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगा घर। तो ये तो मौलवी साहब ने अपने लिए एक्चुअली स्पेस बनाई है कि उनकी बेगम भी अगर ये सुन रही है तो वो ख्याल रखना कि मैं जाता हूँ। मेरा ख्याल है मौलवी साहब की अपनी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि मर्द तो बूढ़ा कभी नहीं होता। वो उधर सिद्धू मूसे वाला पार्ट 2 पैदा हो गया है, लाइक दे आर 70 ईयर एंड प्लस एंड ऑल दैट। ओह एग्जैक्टली। तो ये मेरा ख्याल है अपनी ख्वाहिशात नहीं तो औरत भी कभी बूढ़ी नहीं होती ना, फिर यही इस प्राइम एग्जांपल। औरत बूढ़ी होती है ना, मर्द बूढ़ा होता है। इस एक पता नहीं 65 और 75 इयर्स ओल्ड जिसने 17 इयर्स के लड़के से शादी की, उसने भी बच्चा पैदा कर लिया। तो ये क्या बात हुई कि जिससे मर्द बूढ़ा नहीं होता, औरत भी बूढ़ी नहीं होती। तो ये आप एग्जाम्पल दोनों के लिए हैं। तो ये इस किस्म के मुल्ला जो है ना, ये माशरे को ख़राब करते हैं, अपने जहनी तखय्युराती किस्म की जो फतूराती किस्म के इनके फतवे होते हैं ना, ये अपने से ही घर लेते हैं। ये कहाँ, जब नाजायज़ काम, तो नाजायज़ काम है ना। जब हमारे इस्लाम में हमें बताया है कि जब औरतों अपनी आंखें नीचे रखें तो मर्दों को भी अलाउ है कि वो भी अपनी आंखें नीचे रखें, बिल्कुल, वो भी मतलब गैरत का मुजाहिरा करें। तो मर्दों के लिए कह देना कि वो मर्द है, ठरक ठुरक झाड़ ले, खुद ही बूढ़ा होके वापस आ जाएगा। तो फिर जब कोई औरत बेचारी किसी की तरफ देख ले तो फिर उसको कहते हैं ये तो बदकिरदार है। मर्द बदकिरदार नहीं कहलाता ना। प्रॉब्लम ये है कि मर्द बदकिरदार नहीं है, औरत किसी ना किसी तरह से बदकिरदार कहलाई जाएगी। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। पाकिस्तान में ऐसे आई थिंक, और वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे तो सारे औरतों के राइट्स हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो इस्लाम में सबसे ज्यादा राइट ही औरतों के हैं। हाँ, यहाँ पे तो मर्द कुछ कर दे तो वो कसूरवार है, और औरत कुछ कर दे तो देखें, सबसे बड़ा जो है खुला जो दीन है ना, वो इस्लाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा राइट औरत को दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि औरत तब शादी करे जब वो अपनी बीवी के तमाम हकूक़ पूरे कर सकता है, यानी कि उसको नौकर तक प्रोवाइड करना। आप किसी से शादी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको घर की नौकरानी बना के रखें। वो तो हमारी औरतों का है कि हम अपने घर की लुक आफ्टर करना चाहते हैं। इसको भी कुछ औरतें मिसयूज़ कर लेती हैं, इस आइडेंटिटी को भी, फेमिनिज्म के नाम के ऊपर,
पर कि जी हमारी शादी हुई है, हम ये काम नहीं करेंगे। आप अपने माँ बाप के घर में भी काम करती थी, तो जब आप अपना जो एक दुनिया नई बनाने जा रही हैं तो दुनिया भी आपने ही बसानी है ना। तो दोनों तरफ देखें मिसयूज़ होता है राइट्स का। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लाम के अकॉर्डिंग वो तमाम औरत को हक मिलते हैं, लेकिन हम मुसलमान डर जाते हैं क्योंकि हमने मुसलमानों ने अपनी मर्ज़ी का जो है तशरीह ढूंढ ली हुई है। हर जब दीन में कह दिया है कि ये गलत है ये सही है, तो फिर हम गलत में से एक्सक्यूज़ क्यों ढूंढते हैं कि जी ये ठीक है वो ठीक है। अभी आप तो ट्विटर के ऊपर सर्च करें, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो सर्च इंजन के अंदर यही ट्विटर के ऊपर ईरान इसराइल की जंग लगी हुई है। और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं हरीम शाह का कोई टोटा आया है, टोटा ढूंढो, लिंक ढूंढो, लिंक ढूंढो। अब आप मुझे बताएं। फिर आप कहते हैं फॉलो करो, डीएम करो। हर औरतें मर्द बने हुए हैं, सॉरी मर्द औरतें बन के जो है वो लगे आई हुई हैं, उन्होंने सरेआम जो है वो कर रहे हैं। और वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वो एक अहमद गुराया गूं टाइप पता नहीं कोई शख्स है, वो पंजाबियों को गालियां दे रहा है कि पंजाबियों के 4 कुत्ते भी मर जान तो ए रो रो बुरा हाल कर देंगे ने, तो जो ईरान के ऊपर जंग लग गई है और वो पंजाबी चुप करके बैठे हुए हैं। या वो जो भावल नगर वाले वाक़े पे, तो ये जो अहमद वकास गुराया है गूं है, खुद ये यूरोप में बैठा हुआ है। ये अपनी बेबे को लेके ईरान क्यों नहीं पहुंचा? पहली बात, अपनी बेटी को बहन को उठाए, खुद भी ले ईरान पहुंचे, बावल नगर पहुंचे, वहाँ जाके इनकलाब लेके आए हैं। साला पंजाबियों का बैठा हुआ है खुद यूरोप में, और इसने अपनी बहन बेटी देने से पंजाबियों को बाज नहीं आना। तो हम खुद भी तो हिपोक्रेट। मैं यहाँ बैठ के कहूँ पाकिस्तानी हो बाहर निकलो इनकलाब लेके आओ, तो मुझे तो सबसे पहले प्रैक्टिकली तो मुझे खुद वहाँ पहुँचना चाहिए ना इनकलाब लाने के लिए। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, चाहे वो PMLN वाले हों, PTI वाले हों, यहाँ बैठ के कहते हैं ओ बाहर निकलो मामू, तुम लोग यहाँ टिकट लेके तो पाकिस्तान पहुँच नहीं सकते। वो जो वहाँ बैठे हुए, वो जिस हालात में बैठे हुए, उनकी मर्जी है, वो जैसे करें एक्ट, जैसे ना करें एक्ट, हम होते कौन है। बहरहाल थैंक यू सो मच आपके टाइम का वंस अगेन। हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका सवाल जवाब करना। थैंक यू, मच obliged and humbled. थैंक यू। सो कीप लाइक सपोर्टिंग मी शेख साहब, है ना। और आप लोग भी जो कोई भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ ना, अभी ट्रेन नहीं हूँ उस्मान बुज़दार की तरह। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाऊँगी, और जब जिस दिन मैंने ट्रेन हो जाना ना, फिर मैंने रोके नहीं रुकना। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। पाकिस्तान जिंदाबाद।